शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज और क्रॉनिकल प्लेज। हिस्ट्री प्लेज या फिर क्रॉनिकल प्लेज दोनों एक ही चीज है। इनफैक्ट ये उसी तरीके से समझिए आप जैसे कि बायोपिक होती है आजकल के टाइम की। इफ यू आर मेकिंग अ बायोपिक ऑन सम लेजेंडरी कैरेक्टर ऑन सम किंग, सो दिस कनेक्ट्स द ऑडियंस डायरेक्टली। ऑडियंस को और ऑडियंस को अपनी हिस्ट्री से जोड़ने का काम ये वाली लिटरेचर की जॉनर एक करती है। ये फैक्चुअलाइज्ड और थोड़ा सा उसको आइडियलाइज्ड करके प्रेजेंट की जाती है। मतलब यू आर नॉट प्रेजेंटिंग हिस्ट्री एज सच, वो डॉक्यूमेंट्री हुई। अगर आप पूरी मतलब यू आर कंप्लीटली ट्रू टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल कैरेक्टर, तो वो डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा हो जाएगी। वो हिस्ट्री प्ले या जो हिस्ट्री प्ले एज ए जॉनर ऑफ लिटरेचर वो कम हो जाएगा। थोड़ा सा ये राइटर्स क्या करते हैं इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, या जो फिल्म मेकर्स होते हैं मूवी मेकर्स, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि ये एक इट रिमेन्स अ पीस ऑफ लिटरेचर ऑल्सो, बिसाइड्स बीइंग अ पीस ऑफ हिस्ट्री, इट शुड बी अ पीस ऑफ लिटरेचर, इट शुड बी अ पीस ऑफ एंटरटेनमेंट। अब लिटरेचर एंटरटेन करना चाहिए। अब क्योंकि जैसे उस कैरेक्टर की लाइफ को एज सच दिखाओगे आप जैसा वो रियल हुई है, तो बड़ी बोरिंग सी होगी वो। ऑल यू कैन फोकस ऑन द फीट्स एंड द एक्सप्लॉइट दैट ही हैज डन, जो उसकी लाइफ में कुछ रहा है। और जैसे फिल्म स्टार्स या फिर स्पोर्ट्स स्टार्स, इनकी बायोपिक में तो थोड़ा बहुत मटेरियल मिल भी सकता है उसको दिखाने के लिए। अब एक किंग है और उसने बैटल फील्ड अगर नहीं हुए तो फिर आप क्या दिखाओगे? इफ यू आर प्रेजेंटिंग अ हिस्ट्री प्ले ऑफ सम किंग एंड द किंग हैड नो मैग्निफिसेंस इन हिज कैरेक्टर ड्यूरिंग हिज रेन, क्या दिखाओगे? he did not have any battle, he did not face any conspiracy or some combat, तो आप क्या दिखाओगे उसमें? उसका फिर अब 30-40 ईयर्स का जितना भी उसका टेन्योर रहा हो, उसमें कुछ तो ऐसा दिखाओगे जो एक्सेप्शनल हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिछले टाइम में क्या होते थे? वॉरफेयर टाइप का, वॉरफेयर हुआ, वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी बनानी और फिर कॉन्स्पिरेसी को फेस करना, और जो इंटरनल एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना। ये सब क्या है? तो आपको पूरा मसाला मिला हुआ है। अब जैसे आप किसी भी एक बायोपिक का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी इवेंट को ऐसे मतलब इट इज नॉट प्रेजेंटेड इन द ट्रूएस्ट कलर, वो उतनी फिडिलिटी नहीं होती जैसा कि वो एक्चुअली हुआ था। अब आपको कैसे आइडियलाइज्ड करके उसको दिखाया जाता है, रोमांटिसाइज्ड करके उसको दिखाया जाता है। वो चीज़ें जैसी थी उससे बेहतर लगे, उससे थोड़ी सी ज़्यादा आइडियलाइज्ड लगे, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और इन ऑर्डर टू डू दैट यू विल हैव टू टेक अ लिबर्टी, स्लाइट लिबर्टी। अब आप लिबर्टी लेने के लिए मतलब क्या है? यू विल चेंज द डायलॉग्स। अब जैसे आप दंगल देखिए, अब दंगल में सारे डायलॉग ऐसे ही बोले होंगे उसने। वो जो क्या कहते हैं सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स के सारे डायलॉग क्या एक्चुअल उनको याद होंगे कि हम ये कहते हुए ये बोल रहे थे? तो वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। सिर्फ इंसिडेंट्स जो है, इंसिडेंट्स फैक्चुअली करेक्ट रहे, इतना ध्यान रखा जाता है कि इंसिडेंट्स फैक्चुअली करेक्ट रहे कि ऑन सच ए सच डेट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर परफॉर्म दिस फीट, ये जो कारनामा किया इस समय हुआ था। और while performing here on this particular date, this was the particular result. These were the circumstances in his life or her life while becoming what he is or she is at present. These were the challenges. तो वो challenges दिखाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी, उनका प्रेजेंटेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन, ये सब क्या होगा? ये ड्रामेटिस्ट, मूवी मेकर, स्क्रिप्ट राइटर की खुद की एड ऑन स्किल्स का होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द स्किल्स और रिक्वायरमेंट, द द स्टोरी टेलर or the movie maker, they present something in their own way so as to look fantasized, so as to look unreal, more real, or sometimes idealized, romanticized। इस तरीके से प्रेजेंट करेंगी, only then they can entertain you, only they can leave a mark on the audience। ऑडियंस तभी तो जाएगी जब उनको एंटरटेनमेंट मिलेगा।
Otherwise, as far as information about the character is concerned, so they have everything before them, clicks away. They can go to certain website, particularly Wikipedia, and then they find everything about the character, in what way he has done, जो chronological order में उसके जितने भी काम किए हैं वो पता चल रहा है. So it is not about information. अगर इस तरह की कोई मूवी बनती है या फिर ये जैसे प्लेस का है कॉन्सेप्ट, सो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन तो हिस्टोरिकल बुक्स, जो हिस्ट्री बुक्स होती है पर्टिकुलरली, नॉट हिस्टोरिकल बुक्स, जो हिस्ट्री बुक्स हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है. द हिस्टोरियंस हैव प्रेजेंटेड द फैक्ट्स. और आपको कई जगह मॉन्यूमेंट्स में या फिर मतलब देयर आर वेरियस सोर्सेज थ्रू विच यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोनार्क और द कैरेक्टर. इफ यू वांट टू सी, or if you want to see that character in print media or electronic media or theater, तो आपको क्या है, your primary purpose is entertainment, or the primary purpose of the dramatist is also entertainment. He wants to entertain the audience while presenting the character taking from the history. एक तो आपका ये ऑब्जेक्टिव हुआ. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, जैसे शेक्सपियर के टाइम में क्या क्या था, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म. सेंस ऑफ नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. द पीपल ऑफ एलिजाबेथन एज बिकेम क्वाइट क्यूरियस, और क्यूरियस अबाउट knowing about the characters from history, particularly monarchs. अब monarchs का बड़ा मतलब they had everything to do with the subjects, क्योंकि वहां पे monarchy सिस्टम था अभी तक. मोनार्की सिस्टम में क्या होगा भाई, किंग होगा. किंग अच्छा होगा तब भी ऑडियंस की इंटरेस्ट रहेगा, बुरा होगा तब भी ऑडियंस का इंटरेस्ट रहेगा. सो मतलब लोगों का ये एक रहता था कि भाई जो पास्ट मास्टर्स रहे हैं, पास्ट मोनार्क्स रहे हैं, तो कैसे रहे हैं, और उनको अगर थिएटर में हम देखें तो किस तरीके से वो हमारे सामने आए, ताकि वो इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और हमें हिस्ट्री का सो कॉल्ड लेसन भी मिल जाए, एंटरटेनमेंट भी हो जाए. ये सब पूरा पैकेज थिएटर पे प्रेजेंट करने में कई सारे मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव्स होते थे. एक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मनी, प्रॉफिट. प्रॉफिट क्योंकि इफ यू आर मेकिंग सम थिएटर मीन ड्रामा ऑन सम कैरेक्टर हु इज ऑलरेडी वेरी फेमस, so they want to listen to that person, they want to see that person again on the stage, on the screen. ये अपने आप में एक ऐसा हो जाता. अदरवाइज अगर सचिन तेंदुलकर पर मूवी बन रही है या फिर MS धोनी पर मूवी बन रही है, सो हु डज नॉट नो अबाउट दीज कैरेक्टर्स. नेवरलेस दे स्टिल वांट टू नो व्हाट circumstances were there that helped them make or become what they are today. कैसी सर्कमस्टांसेस थी, क्या उनकी लाइफ थी, वो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई हमारा जो, हम जिसके फैन है या फिर जो हमारा आइडल कैरेक्टर है, उसकी पूरी लाइफ वी शुड हैव ए स्नीक पीक इनटू हिज लाइफ आल्सो. तो इसी तरीके से समझ लीजिए वो एलिजाबेथन ऑडियंस में भी एक कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी रहेगी, रही होगी अपने नेशनल हीरोज के लिए, क्योंकि उस टाइम में नेशनल हीरोज यही थे, यही नेशनल हीरोज थे जो जिन्होंने नेशन को बिल्ड किया. अगर if the monarch was successful in keeping the particular territory or kingdom away from or safe from the alien invasions, उस टाइम में तो क्या होता है, इन्वेजन्स ही होते थे. जहां पे आप थोड़े से कमजोर पड़े, जो पड़ोस में है वो इन्वेट कर देगा, या जो दूसरा एलियन प्लेसेस पर है वो आपको इन्वेट कर देगा, अटैक कर देगा, डोमिनेट कर लेगा आपका सारा राजपाट सब कुछ. तो ये पहले होता था. एलिजाबेथन एज में तो फिर भी आपको बहुत पीसफुल कंडीशंस थी. उससे पहले 14 सेंचुरी से पहले तक तो वो क्या था, सारा इन्वेजन ही था. जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड से पहले क्या था, सब इन्वेजन ही था. ये आया, इन्होंने डोमिनेट किया, इनके मोनार्की रही थोड़े दिन, दूसरा आया उसने इनको इन्वेट कर दिया. ये पावरफुल थे, somebody came who is more powerful. He is also in a danger of keeping or stressed in keeping this monarchy system intact, क्योंकि वहां पे पजेस करना was not the only thing. Keeping it possessed was more challenging for the monarchs. किसी चीज को पजेस करना, यानी किसी टेरिटरी को पजेस करना, तो वो इतना मुश्किल नहीं था. एक उस दिन की आपका
साथ होना चाहिए, मतलब द लक शुड बी विद यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम बैटल फील्ड में। उस दिन आपका चल गया, हो गया, राजपाट आपका हो गया, बट हाउ टू रिमेन इट योर्स फॉर द लेंथ ऑफ टाइम, हाउ टू कीप इट सेफ फ्रॉम एलियन अटैक्स, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस होता था। तो ये लोग ही नेशनल हीरोज होते थे। तो एक सब लोगों के माइंड में ये रहता था, एलिजाबेथन ऑडियंस की, कि इफ वी आर इन द एज वेयर we are able to see about or about the characters from the history, why not the history of the monarchs, जो कमजोर रहे हैं उनके बारे में, जो पावरफुल रहे हैं उनके बारे में। और एक ये बात भी रहती है, हाउ इंग्लैंड बिकेम इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड को इंग्लैंड बनाने में एज ए नेशन इन सारे मोनार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्या चैलेंजेस थे। तो ये सब चीज़ें कॉमन ऑडियंस को एक इंटरेस्ट था, उसी इंटरेस्ट को यहाँ पे फॉलो कराया गया और ये मतलब सर्व किया गया। ठीक। क्रॉनिकल प्लेज एक ऐसी जॉनर ऑफ लिटरेचर, सब जॉनर ऑफ लिटरेचर थी ड्रामेटिक आर्ट में, दैट प्रेजेंटेड द फैक्ट्स इन आइडियलाइज्ड वे एंड दैट कैटर टू द नीड ऑफ द एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। दोनों नीड्स को फुलफिल ये कर रही थी। एक तो इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एटलीस्ट हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा, और दूसरा ये हो जाएगा एंटरटेनमेंट। ये मूवी क्यों पीरियड मूवीज, इनको पीरियड मूवीज जो कहते हैं, तो पीरियड प्ले भी आप इनको कह सकते हो। जैसे पीरियड मूवी होती है, पीरियड मूवी मतलब अ मूवी दैट इज फोकस्ड और दैट फोकसेस ऑन सर्टेन पीरियड ऑफ हिस्ट्री, that focuses on some legendary character, that focuses on some monarch or on some form of government, or on some particular period of history where the things were in a glorious form, जो जैसे गोल्डन पीरियड जिसको हम मानते हैं, कुछ ऐसे थे। तो वो एम्पायर्स, जो गोल्डन पीरियड जिन एम्पायर्स का था, how they were successful, so successful that they ruled for a long time, for a length of time, and what challenges they had to face, and how they avoided those challenges, escaped those challenges, or faced those challenges, if they managed to protect themselves from all sorts of dangers. So they must be very powerful, they must be very courageous, their strategy, their warrior skills, their army, their personal skills, likings, dislikings, means that the common people, they are very interested in all these facts. And the dramatist presents the facts colored with some imagination, with the coloring of imagination, the coloring of fantasy, the coloring of romanticism, they present the facts. तो वो facts जब आप उसमें एक थोड़ा सा फॉल्सिफाइड कर दो तो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे आप फ्रांसिस बेकन की वो जो लाइन है उसमें ऑफ ट्रूथ में, कि कलरिंग ऑफ लाई, कलरिंग ऑफ लाई और टिंज ऑफ लाई एड्स प्लेजर टू द ट्रूथ। थोड़ा सा तड़का जो होता है झूठ का, वो सच को और ज्यादा बेहतर बना देता है, कम से कम सुनने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे यही समझ लीजिए कि जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को अगर आप नॉर्मल फ्लैट तरीके से परोसोगे, रखोगे, तो वो उतना मजेदार नहीं लगेंगे, उतना ज्यादा वो अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। उसी को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके, डायलॉग चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके, थोड़ी सी जो इंसिडेंट्स हैं उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके। अब आपने देखा होगा कि कुछ जो सीन चल रहा होता है लास्ट पे, जैसे दंगल का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बिल्कुल लास्ट का सीन है, और लास्ट का सीन है कुछ सेकंड्स का, लेकिन उसको उतना पूरा ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट किया जा रहा है, उसको स्लो मोशन में, और पूरा इमोशंस के साथ, इमोशंस ऑफ द ऑडियंस और इमोशंस ऑफ द फैमिली मेंबर्स, इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर हर सेल्फ। अब वो उसको लड़ते हुए सारी याद आ रही है अपने फादर की, जो वो बबीता फोगाट है, उसको सब याद आ रही है कि मेरे फादर ने कब कब क्या कहा था, अब मुझे इससे जीतना है और 5 पॉइंट्स लेने हैं। तो 5 पॉइंट्स लेने के लिए फादर ने एक बार कहा था कि भाई मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा, और यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ और अलोन, और दिस और दैट।
क्या पता उसके माइंड में आया नहीं आया, वो फाइनल मोमेंट पे लड़ते, वो फाइनल मोमेंट पे अपने पापा की बात याद कर रही होगी, या सोच रही होगी कि कैसे इसको, जो ओपोनेंट है, इसको क्या कहते हैं, पछाड़ा जाए या फिर इसको अटैक किया जाए। वो स्ट्रैटेजी बना रही होगी कि मेरे फादर ने बचपन में क्या कहा था, वो याद कर रही होगी। लेकिन अब क्योंकि मूवी है, तो मूवी में ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो वो उतने ड्रामेटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अगर वो प्रेजेंट ड्रामेटिक तरीके से ना करा जाए तो उसको मजा ही नहीं आएगा। अदरवाइज पता तो है ही हमें कि इस वाले मैच में ये बबीता फोगाट तो जीती थी, बस ये तो हमें पता ही है। फिर भी हम क्यों देख रहे हैं उसको? क्योंकि द वे दे आर बीइंग प्रेजेंटेड टू अस, सब टू अस, दैट इज मोर एंटरटेनिंग देन इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेशन की तो बात ही नहीं है, ऑलरेडी वी नो एवरीथिंग। कम से कम जिस मूवी को देखने जा रहे हैं या जिस हिस्ट्री कैरेक्टर के बारे में देखने जा रहे हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी होती ही है कि भाई क्या था, यही था, हमें पता है, हिस्ट्री की बुक में हमने पढ़ा है। लेकिन फिर भी हम उसको ऐसा होते हुए देखना चाहते, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक लिटरेटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या इसने ऐड ऑन किया होगा, क्या चेंज किया होगा इसने। ठीक, उस तरीके से आप देखिए। अब इसकी जेनेसिस आप देखोगे तो दे ग्रू आउट ऑफ मोरालिटी प्ले, मतलब जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, द फैक्टर्स विच मोटिवेटेड द सर्ज ऑफ दीज मैनी हिस्ट्री प्लेस। क्यों एक तरह की पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे जो मोनार्क्स के ऊपर ड्रामाज लिखे गए। उसमें एक रीजन आप क्लासिकल लर्निंग का, जो रिनेसा का पीरियड था, उसको एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, वो यहाँ पे दोबारा लिख भी देते हैं। और एक्सपोजर टू क्लासिकल लर्निंग और क्लासिकल लिटरेचर पर्टिकुलरली। अब क्लासिकल लिटरेचर आप जब भी देखोगे, सिनेका के प्लेस देखोगे, एरिस्टोफेंस को तो छोड़ दीजिए, एस्काइलस, सोफोक्लीज और सिनेका, इन तीन के प्लेस देखोगे, या फिर आप एपिक्स देखोगे होमर के, तो इनमें क्या है, प्लेस जनरली, प्लेस के सबसे पहले बात करते हैं, तो प्लेस में जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन है, वो लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं। वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? दे हैव एक्चुअल हिस्ट्री। वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? वो मोनार्क्स हैं। वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? या तो वो वॉरियर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, या फिर अपने फील्ड के वो मास्टर्स हैं, जो रियल कैरेक्टर्स हैं, इनफैक्ट रियल लाइफ कैरेक्टर्स। तो उनको उस लिटरेचर का एलिजाबेथन पीरियड के टाइम से पहले ही, इनफैक्ट 15th सेंचुरी में दे वर स्टडीड इन वेरियस यूनिवर्सिटीज, दे वर परफॉर्म्ड इन वेरियस यूनिवर्सिटीज, पीपल हैव एन एक्सेस टू दोज प्लेज। ट्रांसलेशन हो चुकी थी, जैसे सिनेका के प्लेज की, जो 10 सिनेका के प्लेज थे उनकी ट्रांसलेशन हो चुकी थी तब तक। और वो पूरे यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज थी, वहां पे जितनी यूनिवर्सिटीज थी, दे वर बीइंग परफॉर्म्ड देयर, दे वर बीइंग स्टडीड देयर, critical works were also being written on them, and common audience, common readers, they had known them, or they had an access to their life commonly। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लेजेंडरी कैरेक्टर के ऊपर मूवी, या फिर ये थिएटर, वहां पे तो मूवी का नहीं था, थिएटर का अगर ड्रामा आप कंपोज करते हो, तो यू हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेस। आप पैसा भी बना सकते हो, और लिटरेरी ये जॉनर तो है ही इनफैक्ट, तो आपके दो काम हो जाएंगे। तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था ये रिनेसा के पीरियड में। ये क्या कहना चाहिए, एक्सेस टू क्लासिकल लिटरेचर। जो क्लासिकल लिटरेचर जितनी ज्यादा सब लोगों के, पूरे यूरोप में सब लोगों के सामने आ चुकी थी बाय द ट्रांसलेशन और बाय द एकेडमिक एफर्ट्स। एकेडमिक एफर्ट्स मतलब जो यूनिवर्सिटीज में जिस तरीके से उनके ऊपर काम हो रहा था, पढ़ा जा रहा था, भाई उसका डायरेक्ट एग्जाम्पल तो आपके सामने यूनिवर्सिटी विट्स के फॉर्म में ही है, इंग्लैंड में। दीज दीज यूनिवर्सिटी विट्स, दे हैड एक्सेस टू ऑल क्लासिकल लिटरेचर। उन्होंने वो पहले जो ड्रामास थे, पहली स्टोरीज थी, उनको पढ़ा, एनालाइज किया, उनके ऊपर कोई और अगर एनालिटिकल वर्क्स थे उनको भी पढ़ा, और उनकी अगर खुद की ऐसी स्किल्स थी, दे ऑल्सो हैड बिन
स्लाइटली राइटर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, दे फेल्ट लाइक राइटिंग। तो उनको फिर वो एक मेथड भी मिल गया, वहीं से एक मेथड भी मिल गया कि जैसे सिनेका का इम्पैक्ट एलिजाबेथन लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली एलिजाबेथन ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडी है, चाहे वो आप गार्बोडक लीजिए, चाहे आप ये थॉमस किड रिवेंज ट्रेजेडी, स्पेनिश ट्रेजेडी जो है, और चाहे जो जॉन वेबस्टर उसकी डचेस ऑफ माल्फी लीजिए, चाहे आप लीजिए शेक्सपियर के सारे हिस्टोरिकल ये ट्रेजेडीज, जिसमें कि पर्टिकुलरली रिवेंज ट्रेजेडी में जैसे टाइटन एंड्रोनिकस, मैकबेथ, हैमलेट, ये जो आती है रिवेंज ट्रेजेडी में। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो सिनेका की पूरी पूरी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, एक ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन था जो एलिजाबेथन लिटरेचर में। इनफैक्ट एस्काइलस और सोफोक्लिस से ज्यादा इम्पैक्ट किसका था? सिनेका का था। वो क्यों था? क्योंकि एस्काइलस और सोफोक्लिस दे रोट इन ग्रीक, सिनेका रोट इन लैटिन। मेडिवल पीरियड जो था, मिडिल एजेस या मेडिवल पीरियड में कौन सी लैंग्वेज का ज्यादा था यूरोप के अंदर? लैटिन का। लैटिन वॉज द लैंग्वेज ऑफ चर्च। उस लैंग्वेज को प्रमोट भी किया जा रहा था, और उसके पढ़ने वाले लोग, जानने वाले लोग ज्यादा भी थे। तो क्या हुआ? द ट्रांसलेटर्स, दोज हु न्यू लैटिन लैंग्वेज, दे ट्रांसलेटेड दोज प्लेज इनटू इंग्लिश। तो वो एस्काइलस सोफोक्लिस से ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों के सामने आए। इसलिए सिनेका का इंपॉर्टेंट रोल है। यूरिपिडी, हालांकि सिनेका ने क्या किया, सोफोक्लिस और एस्काइलस को ही रिप्रोड्यूस किया, उन्हीं के प्लेस को ही, जो ग्रीक मिथोलॉजी थी, ग्रीक मिथोलॉजी को ही उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, रिक्रिएट किया। उनके सारे प्लेस लगभग उन्हीं ग्रीक कैरेक्टर्स पे ही हैं, ग्रीक मोनार्क्स पर ही हैं बेस्ड, उनके कैरेक्टर्स वही हैं। तो लेकिन द वे ही ही रोट देम, और पर्टिकुलरली वो लैटिन लैंग्वेज, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो उनका ये सोलिलोकीज का इंक्लूजन करना, कोरस का इंक्लूजन करना, इनफैक्ट जो यूनिवर्सिटीज में जब ये प्लेस परफॉर्म किए जाते होंगे या फिर इनको पढ़ा जाता होगा, सो एवरीथिंग वाज स्टडीड। प्लॉट के ऊपर बातें होती होंगी, डिस्कशंस होते होंगे, लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशंस होते होंगे, कैरेक्टराइजेशन के ऊपर डिस्कशंस होते होंगे, या एड ऑन जो फीचर्स होते हैं जैसे स्पेक्टिकल, म्यूजिक, सॉन्ग, ये इनके ऊपर डिस्कशंस होते होंगे। उसमें फिर कंपैरिजन होती होगी एलिजाबेथन टाइम की या फिर 15th सेंचुरी का इंग्लैंड, और जो क्लासिकल टाइम था उसमें रोमन या ग्रीक जो सोसाइटी थी उसमें कंपैरिजन होती होंगी। एस्टेज का कंपैरिजन होती होंगी कि द पीपल आउट देयर, दे वर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ लिटरेचर, एंड देन द पीपल ऑफ आवर कंट्री आर इंटरेस्टेड इन व्हाट। ये भी सारी चीजें होती होंगी। तो फिर कुल मिला के जब इनको पता चलता होगा कि इफ वी राइट, इफ वी कंपोज द ड्रामा टेकिंग द क्लूज फ्रॉम दीज पास्ट मास्टर्स, सो विल हैव बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस, उसका रिजल्ट रिजल्ट आपके सामने है। जो फॉर्मेशन हुई, गार्बोडेक से स्टार्ट हुई ट्रेजेडी की, और फिर डचेस ऑफ माल्फी, और ये जॉन मार्स्टन भी थे उसमें, रिवेंजर्स ट्रेजेडी, उससे पहले ये टॉमस किड, उनकी स्पेनिश ट्रेजेडी, और फिर ये शेक्सपियर को शेक्सपियर बनने के लिए ये लोग बड़े मोटिवेटिंग और एनकरेजिंग फैक्टर्स थे। तो ये चीजें भी आप समझ लीजिए, ये कुछ ना कुछ इसमें क्लासिकल लिटरेचर का जो एक्सपोजर था सब लोगों को, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक। दूसरा, एक नेशनल फॉर्म, ये तो बता ही दिया, नेशनल सर्ज, एक नेशनल फॉर्म ऑफ ड्रामा। अगर हिस्टोरिकल प्ले या हिस्ट्री प्लेस को आप कभी डिफाइन भी करना चाहे, तो ये यू कैन इजीली से दैट इट इज अ नेशनल फॉर्म ऑफ ड्रामा, बिकॉज इट सजेस्ट समथिंग दैट directly relates to the nation building, how England became England, who contributed to the making of England, who was the better king, and what changes that particular monarch do or incorporate in order to make English society a better society. एलिजाबेथन एज में, भाई एलिजाबेथन एज में अगर आप देखोगे तो सबसे सॉलिडेरिटी वाली ये गवर्नेंस पहली बार मिली थी। इससे पहले इतनी स्टेबल गवर्नमेंट थी भी नहीं, इतना पीसफुल टाइम कभी था भी नहीं इंग्लैंड के अंदर, और एक इतनी इंडिविजुअलिटी, इतनी फ्रीडम लोगों को नहीं थी। इंडिविजुअलिटी किस सेंस में? जो कल्चरल, इतनी कल्चरल एक्टिविटीज हुई
कल्चरल एडवांसमेंट हुआ, उसका एक बड़ा रीजन ये था कि इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम वाज एबल टू फ्री इट्स सेल्फ हर सेल्फ फ्रॉम द रिलीजियस डिक्टेटरशिप। जो रिलीजियस डिक्टेटरशिप, एक सो कॉल्ड रिलीजियस डिक्टेटरशिप थी, उससे फ्री हो चुका था। मतलब इंग्लैंड हैड इट्स ओन चर्च। जो एंग्लिकन चर्च जो आई थी, क्या उसका क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर था उसमें? एक तो मार्टिन लूथर की 39 थीसिस, 39 थीसिस थी, 95 थीसिस, 95 थीसिस, ठीक। 39 आर्टिकल्स, 39 आर्टिकल्स वो द चार्टर बाय एलिजाबेथ फर्स्ट। तो वो चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट थी, इंग्लैंड को रिलीजियस और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री एक सॉवरेन कंट्री बनाने के लिए। अदरवाइज सो फार रिलीजन बेस्ड जो डिक्टेटरशिप थी ही थी, पूरे यूरोप में थी। दो दे हैड बीन देयर सेपरेट इंडिविजुअलिटी, सारे सारे कंट्रीज की अपनी एक सॉवरेनिटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब डोमिनेंस में थे रोमन कैथोलिक चर्च, और वो आर्च बिशप ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, दैट इज पोप। तो वो पेपल अथॉरिटी और चर्च अथॉरिटी, वो दोनों ही थी। दे वर डिक्टेटिंग द टर्म्स फॉर द पीपल ऑफ यूरोप। इनफैक्ट बीइंग इन रोम, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि दे हैड देयर ओन चर्च, लोकलाइज्ड चर्च, जहाँ पे वो अपने हिसाब से चीजों को फॉर्मुलेट कर सकते थे, वर्शिप अपनी एक कस्टमाइज हो सकती थी। इस तरीके से आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स को सूट करते हुए जो भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से रिफॉर्मेशन की जरूरत है वो किए जाएं, वो किए गए। तो वो टाइम ही बड़ा बढ़िया था। तो अब क्योंकि एक एक मोनार्क बढ़िया है, तो लोगों का इंटरेस्ट डेफिनेटली रहा होगा कि वी शुड ऑल्सो नो अबाउट अदर मोनार्क्स ऑल्सो। और वो अगर मोनार्की के बारे में या मोनार्क्स के बारे में एक ऐसी मीडियम के थ्रू पता चल रहा है जो कि एंटरटेनिंग भी है, तो फिर इसको तो हिट होना ही था। एक तो ये था कि भाई बुक्स पढ़ लेंगे। अब बुक्स कौन कौन पढ़ता है? जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है या तो वो पढ़ सकते हैं, जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट करवाया जाता है क्योंकि उनको कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो उनको पता हो सकता है। जिसको पढ़ाई से लेना देना नहीं, तो इसका मतलब तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, उसको तो हिस्ट्री से बिल्कुल, ही विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम व्हाट हैपन इन हिस्ट्री। उसके लिए, ऐसे लोगों के लिए लिटरेचर सबसे बढ़िया मीडियम होता है उस इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों का। दैट्स व्हाई हिस्ट्री प्लेज दे वर इमेंसली सक्सेसफुल। क्यों शेक्सपियर ने, मतलब ही रोट 10 हिस्ट्री प्लेज, व्हाट वाज द नीड? Otherwise, he could have also produced some other form of drama and then he was also successful. ऐसा तो था नहीं कि he was successful, he was Shakespeare because he created history plays. That was the requirement, that was the need of the hour also, that was the need of the audience of the Elizabethan age. वो ऑडियंस भी थी, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट थी। फिर आप इसमें आप देखोगे तो एक और मोटिवेटिंग फैक्टर था। इसमें एक कैरेक्टर है, जॉन बेल, and then he composed James King Johann। ये स्पेलिंग आपको, ये ओरिजिनल स्पेलिंग्स तो आपको ऐसे रहेंगी, मतलब इन सम ऑफ द टाइटल्स यू कैन फाइंड द अनकन्वेंशनल स्पेलिंग्स। वो आपको डेफिनेटली समझना पड़ेगा कि भी वाइल दे वर कंपोज दिस वाज द एक्चुअल स्पेलिंग दैट दे यूज्ड, एंड उसको आपको एज सच याद भी करना पड़ेगा। कई बार तो स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है, किसी कोई प्रॉपर नाउन है और उसकी स्पेलिंग के ये कौन था इस समय, आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस विच कैरेक्टर वाज देयर एट दैट टाइम। अब जिसकी स्पेलिंग ठीक होगी या जिसकी स्पेलिंग जो आपको गलत लग रही है वही करेक्टर होगा। जैसे टॉम, ये चौसर ने कौन सा लिखा, ये क्रेसिडा वाला जो है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडे। ट्रोइलस एंड क्रेसिडे कंपोज्ड बाय चौसर एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा कंपोज्ड बाय शेक्सपियर। और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा एक्चुअली, हो सकता है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज, कौन सी स्पेलिंग असली स्पेलिंग हो। अब इन दोनों की तो मैच नहीं करती, लेकिन
चौसर ने कौन सा कंपोज किया है, तो यू कैन ओनली डिफरेंशिएट बाय द स्पेलिंग ओनली। शेक्सपियर ने कौन सा कंपोज किया है, तो वो आप सिर्फ स्पेलिंग से ही निकाल सकते हो, लगा सकते हो। तो स्पेलिंग उस मामले में प्रॉपर नाउन की बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। ये जो थी, ये कहना चाहिए कि पहला 15th सेंचुरी में ये था, 15th सेंचुरी में ये मोरालिटी प्ले था। इट वाज पार्टली मोरालिटी एंड पार्टली क्रॉनिकल। पार्टली मोरालिटी प्ले और पार्टली क्रॉनिकल प्ले। ये मतलब इट वाज एन amalgamation ऑफ बोथ मोरालिटी प्ले एंड क्रॉनिकल प्ले। मोरालिटी प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सर्टेन कैरेक्टर फ्रॉम द हिस्ट्री, क्योंकि हिस्टोरिकल कैरेक्टर अगर एरिस्टोटल थियरी को आप बीच में लाते हो, तो वो सपोर्ट करती है कि भाई ग्रेट पर्सन, उसकी ट्रेजेडी आप दिखाते हो, सो इट विल लीड टू द ग्रेट इफेक्ट ऑन द ऑडियंस। वो कॉन्सेप्ट भी इसमें आप लगा सकते हो। इसलिए जितनी भी ये हिस्ट्री प्लेस थे, उसमें अगर रोमन प्लेस को देखा जाए तो वो सारी ट्रेजेडी ज्यादा है। कॉमिक या कॉमेडी वो नहीं है। अगर वो या तो सीरियस प्ले है या फिर वो ट्रेजेडी है। रोमन प्लेस तो सारे के सारे ट्रेजेडी ही हैं, चाहे वो जूलियस सीजर का हो, चाहे कोरियोलिनस या फिर एंटोनिन क्लियोपेट्रा। तो तीनों के क्या है, कैसे हैं वो ट्रेजेडी, ट्रेजेडी इनक्लाइंड। ऐसी बाकी सारे जो हिस्ट्री प्लेज हैं उनकी अदर 10, तो उन वो भी सीरियस प्लेज ही हैं। या तो है तो ट्रेजेडी या फिर सीरियस प्लेज। ऐसा नहीं है कि कॉमेडी टाइप का लिख दिया, क्योंकि वो आप एक एक्चुअल फैक्चुअल है ये, तो इसको आप कॉमिक वीन में तो प्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे। ये भी एक रहता। तो एक ये एग्जाम्पल और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कब पब्लिश हुई थी? 1548। This to certain extent led the way for the coming upcoming writers to experiment with this form, कि ये हिस्टोरिकल प्लेस भी एक सेपरेट जॉनर हो सकती है और इसमें देर इज मच स्कोप लाइज देयर। द कमिंग राइटर्स में और should practice, should experiment with this form also, because this is how they can recreate history. This is how they can present the history of the great monarchs from their own country, and as such it will be informative and entertaining both. तो इनका एक नाम यहाँ पे आ सकता है इम्पोर्टेंटली। इसके बाद में इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स में आप किसको लेते हो जिन्होंने हिस्ट्री प्लेज लिखे? तो जॉर्ज पील ने लिखा एडवर्ड फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ एडवर्ड फर्स्ट। मार्लो ने लिखा एडवर्ड सेकंड। एडवर्ड थर्ड किसने लिखा? एडवर्ड सेकंड इन्होंने लिखा, क्रिस्टोफर मार्लो ने। सो बिफोर शेक्सपियर दीज थ्री प्लेज वर द मॉडल्स। अब शेक्सपियर के सामने मतलब चीजें बड़ी आसान भी थी, क्योंकि प्रायर टू हिम other people they tried, and then who were those people? They were trained artists. University wits का मतलब यही है कि they were university graduates, they were trained people, they were trained artists. In fact, they had the writing urge from their within, and they had the training also. अब वो जो ये वही समझ लीजिए जो एक्टर्स जो कि एनएसडी से प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं, जो नेशनल ड्रामा स्कूल ऑफ ड्रामा है, वो वाले एक्टर्स और जो नेपोटिज्म वाले एक्टर्स हैं, उनमें आपको जमीन आसमान का फर्क दिख जाता है। ये अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, ये सारे लोग कौन से हैं? ये एनएसडी के प्रोडक्ट्स हैं। तो इनकी क्वालिटी और ये फिर सो कॉल्ड आपके जो पूरे माफिया हैं बॉलीवुड के, उनके बच्चे या वो खुद, उनकी अलग ही है। तो क्वालिटी में डेफिनेटली फर्क दिख जाता है। तो वो एनएसडी के आप वो बॉर्न आर्टिस्ट भी हैं और वो ट्रेंड आर्टिस्ट भी हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी विट्स के साथ भी ऐसे कुछ रहा होगा। दे वर प्योर आर्टिस्ट
एंड देन दे वर ट्रेंड ऑल्सो। उस पूरे यूनिवर्सिटी में उन्होंने पूरा पढ़ा भी होगा, उसकी हर एक एक एस्पेक्ट पे एनालिसिस भी किया होगा। तो दे न्यू एवरीथिंग अबाउट द फॉर्म, द स्ट्रक्चर एंड द स्टोरीज। स्टोरी बहुत सारी पढ़ी होंगी, उससे भी आइडिया लगा होगा। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, डिस्कशंस भी हुए होंगे। तो वो एक अच्छा एक्सपोजर के साथ था। तो ये फॉर्म एक्सपेरिमेंट पहले हो चुकी थी। एंड हाउ सक्सेसफुली इट वाज, ये शेक्सपियर के सामने एक पहले ही एग्जाम्पल था कि भाई, इफ वी फॉलो दीज प्रीसेप्ट्स, दीज एग्जाम्पल्स, एंड इफ वी एक्सपेरिमेंट विद दिस फॉर्म, सो वी कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल, जैसे कि पहले इन लोगों ने कर दिया गया है। ठीक। तो ये थी कॉजेज, आपको पहले बता दिए कॉजेज। तो एक तो क्या है कि जो जो सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म यहाँ पे आप दोबारा से भी मान सकते हो। सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म वाज द motivating factors, or one of the motivating factors for creating these plays, these history plays. People people got patriotic. They wanted to listen to, or they wanted to hear, or they wanted to watch something about the legendary characters, the heroes of England, those who were responsible for making land what it is before them. तो उनके सामने जो इंग्लैंड है वो कैसा था, कैसे बना, ये इंटरेस्ट हर किसी का रहते ही है। तो वो पेट्रियोटिक जील तो एक थी ही थी। दूसरी बात ये थी, अभी जैसे उसको बताया, इंग्लैंड का इस्टेब्लिश्ड यूनिफाइड मोनार्की। उसमें अब रिलीजियस चर्च का अपने आप में सॉवरेन होना भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल ऑफ इंग्लैंड, दे हैड देयर ओन चर्च, एंग्लिकन चर्च। वो एक जो पेट्रियोटिक सर्ज, इंटरेस्ट इन नेशनल हीरोज, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक। अब दूसरी चीज आती है क्लासिफिकेशन शेक्सपियर की, पर्टिकुलरली शेक्सपियर की। तो शेक्सपियर के कौन कौन से ड्रामाज हैं, पहले तो उनको ही आप देख लीजिए। कौन कौन से आते हैं उसमें? हेनरी की सीरीज है एक तो, हेनरी फोर्थ, हेनरी सिक्स। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली आप उसको देखिए। तो पहले कौन सा है? हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ वाज इन हाउ मेनी पार्ट्स? 3 parts, sir. सर 2 पार्ट्स हैं। टू टू पार्ट्स। पार्ट्स। ठीक। हाँ, हेनरी फोर्थ पार्ट वन, हेनरी फोर्थ पार्ट टू, एंड देन इसके बाद में हेनरी फिफ्थ। फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ वाज इन हाउ मेनी पार्ट्स? सर एक ही था वन बस ओनली, ये। सर ये तो एक ही है। एक ही था। ठीक। जी। फिर हेनरी सिक्स। हेनरी सिक्स्थ। हेनरी सिक्स्थ वाज इन 3 पार्ट्स। 3 parts. थ्री पार्ट्स, 3 to 5 and 1 6, ये हो गए। उसके बाद में हेनरी सिक्स के बाद में हेनरी सेवेंथ भी था। हेनरी सेवेंथ किसने लिखा? बेकन ना सर। बेकन। बेकन, 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 फ्रांसिस जी सर। बेकन। हेनरी सेवेंथ वाज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन, नॉट बाय फ्रांसिस शेक्सपियर। रिचार्ड थर्ड। रिचार्ड सेकंड किसने लिखा? रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड। रिचार्ड सेकंड, एक किंग जॉन। ये थ्री कैरेक्टर्स, मतलब पर्टिकुलरली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रामाज, वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर। हेनरी सिक्स्थ द कैरेक्टर, रिचार्ड सेकंड द कैरेक्टर, किंग जॉन द सेकंड कैरेक्टर। इनकी एक अलग कैटेगरी बनाई है उन्होंने, क्या है? वीक रॉयल्स। दो तरीके से, ये एक प्रोफेसर डॉर्डन है,
उनके अकॉर्डिंग एक क्लासिफिकेशन भी अगर क्वेश्चन आता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग classified the history plays of Shakespeare या historical characters of Shakespeare into two categories: weak characters and strong characters, weak monarchs and strong monarchs. So वो कौन थे? प्रोफेसर डॉर्डन। ये प्रोफेसर डॉर्डन का शेक्सपियर के ऊपर काफी सेमिनल वर्क है, तो इनको कई जगह कैटेगरीज में इनका आता भी है। तो ये अगर क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला क्वेश्चन है, हु कैटेगराइज्ड या हु क्लासिफाइड शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स इनटू टू कैटेगरीज, द वीक रॉयल्स और द स्ट्रॉन्ग रॉयल्स। ये कैरेक्टर्स कौन से थे तीनों? ये वीक रॉयल्स थे। वीक रॉयल्स अगर ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ शेक्सपियर इज अ वीक हीरो, वीक मोनार्क अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डॉर्डन। तो इनमें एनी ऑफ दीज नेम्स, किंग जॉन वाज वीक कैरेक्टर, रिचर्ड ये रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी सिक्स्थ, दीज आर थ्री वीक कैरेक्टर्स। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स कौन से हैं? जो इनफैक्ट ये जैसे किंग जॉन रॉयल क्रिमिनल ही है, रॉयल क्रिमिनल सेंटिमेंटल पर्सन। तो ये दे डिड नॉट शो, दे डिड नॉट मैनिफेस्ट द रॉयल क्वालिटीज ऑफ दैट मैग्नीट्यूड दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ रॉयल पर्सन। जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ये रॉयल किंग है तो किंग शुड बी किंगली इन एट्रीब्यूट्स, ही शुड बी फेरोशियस एंड ही शुड बी वेरी मच strong, determined, and what we can say heroic, और सब कुछ तरीके से वो किंगली होना चाहिए, किंगली एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। हाउ एवर दिस कैरेक्टर डिड नॉट मैनिफेस्ट दीज थिंग्स। फिर रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ और हेनरी फिफ्थ। हेनरी फोर्थ ये बॉलिंगब्रुक, हेनरी फिफ्थ और ये कौन सा बचा? रिचर्ड थर्ड। ये तीन जो कैटेगरी है ये एक दूसरी कैटेगरी। ये फर्स्ट कैटेगरी वीक रॉयल्स, ये फर्स्ट कैटेगरी है, और ये सेकंड है स्ट्रॉन्ग रॉयल्स। ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग रॉयल्स। ये तीनों तीनों कौन कौन से हो गए? एक तो हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ एंड देन रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड तो बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर ही है, इनफैक्ट जो विलेन टाइप का कैरेक्टर ही है। और हेनरी फोर्थ की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो यूजर्पिंग किंग, जो ड्यूक ऑफ बॉलिंगब्रुक, तो वो वही है जिसने हेनरी फोर्थ नाम रख लिया था। हेनरी फिफ्थ स्ट्रॉन्ग है पॉजिटिव सेंस में। इनफैक्ट हेनरी फोर्थ को बचाने का और पूरी किंगडम को सस्टेन करने का पूरा जो प्रिंस हॉल, हेनरी फिफ्थ को ना प्रिंस हॉल, तो ये इनको क्रेडिट जाता है, इसने बढ़िया काम किया था। टेक्निक्स कौन कौन सी इन्होंने, टेक्निक का मतलब क्या है कि व्हाट वाज द कॉमन मेथड इन डेवलपिंग दीज हिस्ट्रीज, whether he changed something, whether he modified the history, whether he played with the events, happenings of the events, ऐसा कुछ किया इन्होंने, या he presented the things in the true color। ये एक चीज आती है, in what way he presented the history। सो एज राइटर, जो आपको स्टार्टिंग इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि एज राइटर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, ही टुक द लिबर्टी ऑफ मॉडिफाइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। उसमें एडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा? एडिंग सम कैरेक्टर्स, अब कई कैरेक्टर्स तो आपको ऐसे मिलेंगे जो हिस्ट्री में थे ही नहीं लेकिन ड्रामा में है। तो वो कैरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द नीड देयर रोल वाज क्रिएटेड, बिकॉज इट इज हिस्ट्री, it is entertainment, it is both history and entertainment. So as long as it is history, so you remain fiddle, or you had fidelity with the actual events, actual characters. And as far as it is being a piece of entertainment, so you took slight liberty of introducing other characters, adding other characters to the story.
अकॉर्डिंग टू द नीड, आपको जरूरत लगी ऐसे तो माइनर कैरेक्टर्स, ये अब ये मेजर कैरेक्टर्स नहीं होते जो ऐड किए हुए हैं, दे आर नॉट मेजर कैरेक्टर्स। क्योंकि मेजर कैरेक्टर आसानी से पता चल जाएगा कि भाई ये कैरेक्टर तो हिस्ट्री में था ही नहीं, हाउ कम दिस कैरेक्टर हैज कम इनटू द लाइफ ऑफ द मेन कैरेक्टर, जिसकी लाइफ में ऐसा कैरेक्टर तो कोई था ही नहीं। तो ऐसे मेन कैरेक्टर्स नहीं होते, माइनर कैरेक्टर्स होते हैं। तो माइनर कैरेक्टर्स का एडिंग, और मेन कैरेक्टर्स जो है एक्चुअल हिस्ट्री में उनका हो सकता है कि उनको ओमिट भी कर दिया हो। तो ये लिबर्टी है, दिस लिबर्टी दे टेक। दूसरी चीज क्या है? फोकस वाज ऑन सम इवेंट ऑफ द पीरियड। You are not simply writing a biography of the character monarch. मोनार्क की बायोग्राफी तो ये है नहीं, ये आपका ड्रामा है, और ड्रामा में आपको एक एक्शन प्रेजेंट करना है, और एक्शन के लिए पूरी लाइफ तो नहीं है कम से कम। यू कैन नॉट प्रेजेंट द होल लाइफ ऑफ द कैरेक्टर इन द स्पैन ऑफ 3 आवर्स। ये छोटा सा स्पैन है आपके सामने, छोटा सा स्कोप है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स या कुछ एक इवेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उसकी लाइफ में, उसको आप बेस बना करके प्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे पूरी, इट इज नॉट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और क्रोनोलॉजिकल सर्वे ऑफ पर्सन्स लाइफ, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री प्लेस का मतलब ये नहीं है कि यू आर वॉचिंग द बायोग्राफी इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, ऐसा नहीं है, और यू आर वॉचिंग ऑटोबायोग्राफी इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। It is about the character taken from history, however, the focus is on one or a few events. तो कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स के ऊपर आपका, या सिंगल इवेंट अगर कहा जाए तो उसको सम इवेंट्स या फिर सिंगल इवेंट, इसको कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। The dramatist, as a dramatist, being a dramatist, you have certain limitations. तो limitations तो आपको भाई देखनी पड़ेंगे। वो limitations क्या है कि you cannot present the things as such। सारी चीजें आप नहीं कर सकते। बायोपिक में भी आप हर इवेंट को थोड़ी दिखाते हो, पूरा का पूरा मैच दिखाना शुरू कर दिया आपने। मैच तो पूरा 8 घंटे का है, 8 घंटे का मैच दिखाओगे उसमें? एक मैच भी नहीं है, 50 मैच है। 50 तो कम है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोकल लेवल पे उसने मैच खेले होंगे, फिर नेशनल लेवल पे खेले होंगे, तो वो सारे दिखाओगे आप? सारे तो नहीं दिखाए किसी भी मूवी में, ऐसा अगर आप देखोगे तो नहीं दिखाए। या कोई और अगर सब्जेक्ट पे है, तो जैसे मैरी कॉम की है, तो सारे मैचेस तो नहीं दिखाए। तो सर्टेन मैचेस जो कि इंस्ट्रूमेंटल हैं उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए, या फिर उसको वो बनाने के लिए जो हमारे सामने प्रेजेंटली वो है। द मैरी कॉम वी नो। So what were the main events that made Mary Kom the Mary Kom we know? ऐसे ही जो इवेंट्स जो बबीता फोगाट की लाइफ में थी, जो इम्पोर्टेंट थी, जो कंट्रीब्यूटिंग और फॉर्मिंग इवेंट्स थी, जिनकी वजह से वो आज है, उन्हीं इवेंट्स के ऊपर फोकस होगा। सब चीजों को दिखाने लग गए और पूरी पूरी दिखाने लग गए, तब तो फिर हो गया काम। पता चला एक ही मैच दिखाया फिर मूवी में। यहाँ पे तो मूवी का स्पैन ही 2-2.5 घंटे का है, उसमें तो पूरा 20-20 भी दिखाएंगे तब भी 3.5 घंटे का एक एक क्या कहते हैं पूरा मैच दिखाना पड़ेगा, कैसे हो जाएगा भाई? इसलिए कुछ एक इवेंट आती है। कैरेक्टर्स का ऐड होना, कैरेक्टर्स के साथ यहाँ पे कैरेक्टर्स एंड सीन्स, सर्टेन इवेंट्स। अगर प्लॉट अंडर प्लॉट की बात करोगे तो वो पूरा लिबर्टी है ड्रामेटिस्ट को, दैट ही कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ इवेंट्स को जो थी ही नहीं, उनको उसने जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी। ही इज फोकसिंग ऑन द स्टोरी रादर देन द लाइफ, क्योंकि लाइफ तो फिर वो बहुत बड़ी हो जाएगी, उसको पूरा 3 घंटे के स्पैन में दिखाना उतना कंफर्टेबल होगा भी नहीं। So the dramatist takes the complete liberty of adding the scenes और modifying the scenes, modifying the language। लैंग्वेज का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, पहली बात तो रियल लाइफ में कौन सी लैंग्वेज चलती है? द वे वी आर टॉकिंग राइट नाउ, वो है आपकी प्रोज। इन्होंने किस में लिखा है?
ज़्यादातर ब्लैंक वर्स में। सो लैंग्वेज तो मॉडिफाई वैसे ही हो गई। डायलॉग्स की बात यहाँ पे है मेनली, तो डायलॉग्स आर नॉट द डायलॉग्स और द थिंग्स दैट द कैरेक्टर्स स्पोक। वो किसको याद है? और वो कौन सा हिस्टोरियन लिखता है उन डायलॉग्स को? आप डायलॉग सारे क्या बनाते हो, लिखते हो, क्रिएट करते हो। तो वो पूरी लिबर्टी है ड्रामेटिस्ट के पास में कि आप क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक, ये चीजें हुई। और फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर ड्रामा के फॉर्म में आप देखोगे तो स्नीक पीक, इनटू कैरेक्टर्स, साइक, जो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट है और जो मेजोरिटी ऑफ ट्रेजेडीज पर्टिकुलरली रोमन प्लेज और ग्रेट ट्रेजेडीज, उसमें आप देखते हो शेक्सपियर की, सो यू फाइंड दैट इट इज नॉट अबाउट द एक्सटर्नल एक्शन, द इंटरनल एक्शन इज also very important to certain extent in historical characters, particularly रिचर्ड थर्ड के कैरेक्टर में आपको ऐसा रिमिनेशंस मिलेंगे, लॉन्ग पैसेजेस मिलेंगे, सॉलिलोकीज भी मिल जाएंगी, स्पीचेज भी मिल जाएंगी। वो अब हाउ कम इट इज मीन्स इट कैन बी वेरीफाइड वेदर रियल किंग रिचर्ड थर्ड spoke those words or he had the ruminating tendency, he felt guilty or he felt thoughtful। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एज ए ड्रामेटिस्ट यू टुक द लिबर्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दीज थिंग्स। तो वो आपके पैसेज जब आप पढ़ोगे पूरे ड्रामा को, सो यू कैन फाइंड सर्टेन पैसेजेस विच suggest or which present the philosophical or philosophical sneak peek into their character। जो एक उनकी या तो डार्क साइड है या फिर जो सप्रेस्ड साइड है विच दे कुड नॉट एक्सप्रेस एनी टाइम एनी वे, वो भी आपको यहाँ पर दिखती है ड्रामा में। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी ऑफ द ड्रामेटिस्ट रादर देन a historian. He is a dramatist, not a historian. He has to present the facts and then he has to make the facts the base rather than the presenting the facts। वो facts बेस बनेंगे सिर्फ, बाकी प्रेजेंटेशन वो किसका रहेगा? ड्रामेटिस्ट का ही रहेगा। He has the liberty, he holds the liberty of modifying the scene, adding the characters, presenting the characters in his own way। एक उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट करना या उसकी साइकोलॉजी को शो करना, उस क्या व्हाट ही अंडरगोज फ्रॉम हिज विद इन his within, how he feels after committing some mistake or how he feels when he fails। तो ये सब चीजें आपको ये ड्रामेटिक आर्ट के थ्रू डेफिनेटली मिल जाएगा। ये चाहे आप एंटोनियो क्लियोपेट्रा लीजिए, चाहे आप रिचर्ड थर्ड लीजिए, किंग जॉन लीजिए, और चाहे आप स्पीचेस ऑफ कोरियोलेनस लीजिए जो सोलिलोकीज टाइप की है। इन सारी स्पीचेस में हिस्टोरिकल कैरेक्टर होने के बावजूद भी वो ह्यूमन बीइंग, मतलब दीज कैरेक्टर्स आर प्रेजेंटेड मोर एज ए ह्यूमन देन ए मोनार्क। इनका ये भी एक इम्पोर्टेंट है, दीज कैरेक्टर्स आर मोर ह्यूमन बीइंग देन ए मोनार्क। if we had focus only on the monarchy or monarchs, so we could not make them kind of character through means with which या with whom the common character, the common audience can connect। ये कैरेक्टर सारे ऐसे हैं जिनसे आप ऑडियंस, कॉमन ऑडियंस भी जो है वो कनेक्ट कर लेती है। तो वो कनेक्ट क्यों है? क्योंकि वो इनका कॉन्सेप्ट क्या था, कैरेक्टर के ऊपर उस तरीके से फोकस करना कि उसकी रियल जो साइकी है वो रिवील हो जाए, रादर देन वी आर प्रेजेंटिंग ए कैरेक्टर जिसका कि अब अगर मोनार्क की तरह रखोगे आप उसको, तो मोनार्क ही रहेगा, whether in a real life or in a real life। monarch is a monarch whether on the stage or in the history। और एक तरफ क्या है, ऑडियंस, ऑडियंस और उस मोनार्क के बीच में वो गैप रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो कैरेक्टर कैरेक्टर है, मोनार्क नहीं है। तो ही हैज प्रेजेंटेड द कैरेक्टर्स मोर एज ए ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग की वजह से उसके उन एक्शंस को, मतलब बैटल फील्ड ये सब चीजें हैं, एक्सटर्नल एक्शन के फॉर्म में है, लेकिन फोकस नहीं उनके ऊपर। If there has been a battlefield, so it has been suggested. The events have been told. The consequences of the events have been told. Okay, this happened in this particular battle and how this battle was fought with bravery or courage। ये सब नरेट कर दिया जाता है, इसको दिखाया
या दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या वो एज ए ह्यूमन बीइंग फील कर रहा है या फिर वर्क कर रहा है, उसका फोकस ज़्यादा है। तो ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी टाइप का नहीं है, ये पूरी तरीके से लिटरेरी फॉर्म है। तो एक लिटरेरी फॉर्म के लिए इन्होंने बहुत ह्यूमनिस्टिक ट्रीटमेंट जो होता है किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का, उस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो इसमें आप सारा ये हिस्टोरिकल जो प्लेज हैं उनको आप समझ सकते हो, अगर एक दो आपने पढ़े हैं तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ भी जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे तो ये इतना ही कंप्लीट हो गया।